हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। आज जो आप लाइव क्लास में सीखने वाले हो वो सीखने वाले हो डू थिंग दैट डोंट स्केल। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको जो समझाने वाला है वो चीज़ समझाने वाला है। जब एक अर्ली स्टार्टअप होता है, जब उसकी शुरुआत होती है, जब उसकी नींव रखी जाती है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बच्चा स्केल की प्लानिंग करता है, स्केल करने की। उसके मन में कुछ ऐसी अजम्पशंस आती है कि वो सोचता है कि सब कुछ फटाफट हो जाएगा, सब कुछ फटाफट कर डालूंगा। यहाँ पे आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना स्टार्टअप अभी अभी शुरू किया है या शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने स्टार्टअप को स्केल करने में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आप अर्ली स्टेज पे होते हो तब आपको ये ज़्यादा माइंड में नहीं रखना होगा कि भाई मैं स्केल कर रहा हूँ। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी क्रिटिकल चीज़ें आपको करनी होगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप वो चीज़ें कर लोगे तो डेफिनेटली आप स्केल भी कर लोगे। तो इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में आप उस तरीके से काम करें कि अभी मुझको स्केल नहीं करना है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने चैप्टर 4 की शुरुआत। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अर्ली स्टेजेस में जब भी आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग करते हो या नया स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हो, ठीक है, आपने शुरू कर दिया कोई प्रोडक्ट किसी सर्विसेज के साथ, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो काम करना है मीट योर कस्टमर पर्सनली। मीट योर कस्टमर पर्सनली, ये सबसे पहला काम होता है कि आपको फ़ोन कॉल से या आपको वर्चुअल मीटिंग से बचना चाहिए। आपको उनसे पर्सनली मिलना चाहिए। पर्सनली अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपने सॉल्यूशन जो भी आपके पास है उसके बारे में उनसे पर्सनली मीट करें। जिस तरीके से हम फैमिली में रहते हैं ना पर्सनली होके, सेम उसी तरीके से आपको काम करना है। आपको अपने क्लाइंट्स के लिए पर्सनली जाना होगा, पर्सनली उससे मिलना होगा। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई मान लो आपका क्लाइंट्स बहुत दूर का है और आप काफ़ी दूर हो, आप दिल्ली में बैठे हो और क्लाइंट्स गुड़गांव में हो, जाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हो, वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन कॉल कस्टमर फीडबैक, यानी कि सपोज आप मिलने नहीं जा सकते, आपका कोई क्लाइंट्स है जो इसने आपसे प्रोडक्ट परचेज़ किया, आपका सोल्यूशन यूज़ किया, आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ की या जो भी आप दे रहे हो वो यूज़ किया, और आप मिलने नहीं जा सकते, तो आप ऑन कॉल या एक वर्चुअल मीटिंग में उनके साथ बैठे और उनसे अपने प्रोडक्ट का, अपने सॉल्यूशंस का, जो भी आपने उनको सेल किया उसका फीडबैक लें। ये आपको पर्सनली करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप टीम के साथ काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपका इनिशियल स्टेज है, आपकी शुरुआत है अभी, तो यहाँ पे आपको पर्सनली ये सारे काम करने हैं ताकि आप इंटरनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सको। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं करने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इनिशियल स्टेज से कोई काम शुरू करते हो ना, तो जब आप बड़े लेवल पे पहुँचते हो तो आपको पता होता है टॉप टू डाउन, मतलब जब आप डाउन से, नीचे से, अर्थ से, अर्थ से अर्थ पे जाते हो तो आप समझते हो कि मैं बॉटम लाइन से निकल के आया हूँ, मैंने कैसे कैसे चीज़ें की है, किस तरीके से मैं बढ़ा हूँ। तो ये आपको, आपकी फाउंडेशन को जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। तो आप अपने कस्टमर की फीडबैक ऑन कॉल ले सकते हो, एक वर्चुअल मीटिंग भी ले सकते हो। ठीक है, ये जब होना चाहिए जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, प्रोडक्ट को यूज़ कर ले। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है रिवाइज द प्रोडक्ट विद ईच फीडबैक साइकिल। आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को रिवाइज करते रहना है, कंटिन्यू रिवाइज करते रहना है हर एक फीडबैक साइकिल के साथ। ऐसा नहीं है
कि मान लो आप पर डे उसको रिवाइज करने लग जाए। ऐसा गलती से भी मत करना है ना। नोट आफ्टर एवरी फीडबैक कि भाई आज कस्टमर से आपने फीडबैक ली और आज ही शुरू कर दिया उसमें रिवाइज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें जो भी करना है ना, करेक्शन करना। वो आप एक टाइम ले ले, आप एक टाइम डिसाइड कर ले, आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर मैं कम्प्लीटली फीडबैक को नोटिस करूँगा, नोट डाउन करूँगा और फाइनली 3 मंथ्स बाद अपने प्रोडक्ट को अच्छे से रिवाइज करके उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करके उसके बाद दोबारा डिलीवर करूँगा और फिर फीडबैक लूँगा। ठीक है, तो रिवाइज द प्रोडक्ट विद ईच फीडबैक साइकिल। एक साइकिल के दौरान ही आपको रिवाइज करना है प्रोडक्ट को। हर एक चीज़ में प्रोडक्ट को रिवाइज नहीं करना। हर बार किसी बंदे ने आपको थोड़ी सी नेगेटिव फीडबैक दी और आप सारा कुछ बंद करके आप उसको रिवाइज करने लग जाए, तो वैसा मत करना गलती से भी। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विस टू कस्टमर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने कस्टमर को ये रियलाइज़ कराना है कि आप पर्सनल बिल्कुल पर्सनली उनके साथ कनेक्टेड हो और आप उनका किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना दोगे। आपको क्या उनको रियलाइज़ कराना, उनको ये रियलाइज़ कराना है कि आप उनका किसी भी तरीके से कोई भी एक पैसे का नुकसान नहीं होने दोगे। ठीक है, पर्सनलाइज सर्विस, उनको जो भी सर्विस चाहिए हो सकता है स्टार्टिंग में आप पर्सनली दो। पर्सनली आपके ऑफिस में मान लो 2-4 बंदों की टीम है और कोई बंदा नहीं आता तो आप पर्सनली उनसे कनेक्टेड हो जाओ। ये आपको करना है क्योंकि आपका स्टार्टअप अभी नया है, आपने अभी शुरुआत की है या शुरुआत करने की सोच रहे हो, तो आपको अपने कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज रहना है। उसको हर सर्विस में, उसको सॉल्यूशंस में, उसको जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है उस जगह आपको खड़े रहना है उसके साथ, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करना, ताकि उसने जिस वजह से आपका प्रोडक्ट लिया है उसके पीछे पर्पज़ ऑफ प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, उसने जिस भी पर्पज़ से आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज ली है तो वो पर्पज़ उसका पूरा होना चाहिए। अगर जब तक वो पर्पज़ पूरा नहीं होता तब तक आप उसके साथ खड़े रहोगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मान लो सपोज कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप कर रहे होते हैं, यानी कि उनका एक छोटा मोटा व्यापार होता है या बड़ा व्यापार होता है, थोड़ा ठीक ठाक लेवल का होता है और वो कुछ और शुरू करना चाहते हैं, यानी कि उनके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा स्टार्टअप है, एक अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन उसके साथ वो किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। नए प्रोजेक्ट मतलब कोई नया स्टार्टअप डालना चाहते हैं। अब मान लो एक एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं। सपोज मान लो आप लोग चाहते हैं कि आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उसका मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपके अजम्पशंस है, आपके माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपका काम अच्छा खासा चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ बर्निंग प्रॉब्लम्स है जिनको आपको समझना होगा, जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। अब चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी, जो सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम्स आएगी कि यार जो मैं ज्वेलरी बनाने वाला हूँ, जो भी ज्वेलरी मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ, तो वो डिज़ाइन किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से कस्टमर को पसंद आएंगे। कुछ इस तरह का है। डिज़ाइन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं क्योंकि ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है वो होती है उसका डिज़ाइन। ठीक है, अब डिज़ाइन क्रिएट किया आपने, सपोज मान लो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया। अब डिज़ाइन क्रिएट कोई दिक्कत नहीं, आपने कर लिया। अब उसको आप प्रमोट कैसे, अभी आप यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी आपने प्रोडक्शन नहीं किया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, प्रोडक्ट बनाया नहीं, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी आप अजम्पशंस के बेस पे चल रहे हो। आपको एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करना है, यहाँ तक आपके मन में है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिज़ाइन का। ज्वेलरी का डिज़ाइन कितना अच्छा और कितना सॉलिड होना चाहिए, अभी आप यहाँ तक। ठीक है, तो अब इसको सपोज मान लो आपने एक डिज़ाइन बना भी लिया, आपने किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को पकड़ा और ग्राफिक डिज़ाइनर से आपने 1 या 2 बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाए। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो आपने भाई गले का कोई सेट बनाया हो
है ना, या आपने कुछ और बनाया हो, जो भी आपने बनाया, जो भी डिज़ाइन आपने बनाया, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या करना है, अब आपको क्या है उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग करनी है, उसको मार्केट में लोगों को दिखाना है ताकि लोगों को पसंद आए। अब आप क्या करोगे, क्रिएट ए फेसबुक ग्रुप, यानी कि फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी, सपोज मान लो आपने एक पेज क्रिएट किया या आपने एक वेबसाइट बनाई, है ना, वेबसाइट का आपने वो डिज़ाइन अपलोड कर दिया। अब जैसे ही वो डिज़ाइन अपलोड होंगे लोग उसको देखेंगे, तो जिन लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा, जिन लोगों को भी आपका ये प्रोडक्ट पसंद आएगा, वो आपसे क्या पूछेगा, प्राइस क्या है, प्राइस पूछेगा या कुछ और फीडबैक लेना चाहेगा या आपको कॉल करेगा, बात करने की कोशिश करेगा। एटलीस्ट डिज़ाइन तो आपने दे दिया, डिज़ाइन तो ऑलरेडी आपने दे दिया। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है। अभी आपके हाथ में फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप अजम्पशंस के बेस पे ट्रायल कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा कि डिज़ाइन क्या है। अब उसके बाद रिमेंबर इट जस्ट डिज़ाइन यू हैव मेड द प्रोडक्ट, मतलब अभी आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब आप ये देखो कि यार कस्टमर इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा झुक रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा लोग प्राइस पूछ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उनको प्राइस बताने की वो कर सकते हो, क्योंकि प्राइस आप जब तक नहीं बता सकते जब तक आप उसको प्रोडक्शन ना कर लें, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना उसको बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही है। जब तक आप उस प्रोडक्ट को बना नहीं लोगे तब तक आप पोस्टिंग नहीं कर सकते। पोस्टिंग जब ही निकल के आती है जब आपके हाथ में प्रोडक्ट आता है, आपको पता हो रॉ मटेरियल कितने का है ना, इस पर कितना खर्चा हो रहा है मेरा, मुझको अपना ग्रॉस मार्जिन कितना रखना है, उसके बाद ही फाइनल प्राइस बना। तो अब जब आप ये देखो कि कस्टमर्स का झुकाव, लेडीज़ों का झुकाव आपके साइड हो रहा है, लोग परचेज़ करने के लिए रेडी है, तो आप थोड़ा सा प्रोडक्शन कराएं, थोड़ा सा प्रोडक्शन शुरू करें और उसके कॉस्टिंग निकाल के उसका एक फाइनल प्राइस लोगों को बताना शुरू करें। यहाँ से इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। एटलीस्ट इनिशियल स्टेज से आपका काम शुरू हो जाएगा और आप आराम से समझ पाओगे अपने कस्टमर को समझ पाओगे कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। उसके बाद अब इसमें और बहुत चीज़ है, जैसे वैन यू नाउ कस्टमर्स इंटरेस्ट, आप कस्टमर के इंटरेस्ट को समझ पाओगे, है ना, उसकी और चीज़ों को समझ पाओगे। अब थोड़ा और नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो दूसरी बर्निंग प्रॉब्लम्स आती है, जो सबसे बड़ी क्रिटिकल बर्निंग प्रॉब्लम्स आती है, वो आती है हाउ टू बिल्ड एक गुड क्वालिटी ब्रांड। गुड क्वालिटी ब्रांड क्या होता है, देखो जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बहुत सॉलिड होती है, जहाँ कस्टमर्स को पैसा देने के बाद उसको यूज़ करने में मज़ा आता है, साल 2 साल उसकी लाइफ होती है प्रोडक्ट की, ऐसे प्रोडक्ट कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ऐसा प्रोडक्ट उसको कभी भी पसंद नहीं आएगा कि सपोज उसने लिया और वो 4 दिन नहीं चला, 5वें दिन ख़राब हो गया और कस्टमर आपके पास लेके आया उस ख़राब प्रोडक्ट को, आपने उसको लौटा दिया कि जी हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम कोई गारंटी नहीं देते और ये बदला नहीं जाएगा, आपने ऐसी एक्टिविटी की, तो आप कभी भी एक बहुत अच्छा ब्रांड नहीं बना पाओगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी ब्रांड बनना है अपनी फील्ड में, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी चीज़ की पड़ेगी, तो वो होता है ट्रस्ट। यानी कि अगर आपके ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा ब्रांड क्रिएट कर पाएंगे। ट्रस्ट से सब कुछ चलता है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज जितनी भी है उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं। आप अगर मान लो हल्दीराम की भुजिया खा रहे हो, कोई मान लो लोकल मार्केट में भुजिया बनाने वाला है और एक हल्दीराम है, तो हल्दीराम एक ब्रांड है, हल्दीराम की भुजिया खरीदना और नॉर्मल बंदे की भुजिया खरीदना उस दोनों में फ़र्क होता है, क्योंकि हल्दीराम पे आप ट्रस्ट करते हो, उस पर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उस पर बैच नंबर, उस पर FSSAI सर्टिफिकेशन, उस पर बहुत सारी चीज़ें होती है, कंटेंट क्या डला हुआ है, कितनी गैलरी है, कितनी कैलोरी है, सब कुछ उस पर डला हुआ होता है। लेकिन एक नॉर्मल भुजिया पे जो ट्रांसपेरेंट पिन्नी में आ रही है उस पर क्या डला हुआ है। तो लोग अच्छे ब्रांड को जब बनाते हैं तो सबसे पहले उनका ट्रस्ट उस पर बिल्ड होता है। जैसे ही उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है वैसे ही आप अच्छे ब्रांड बन जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसमें आप सबसे पहले अपने आप को एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं और लोगों का या कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड कराएं अपने ब्रांड के ऊपर। अब नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाउ टू गेट कस्टमर्स टू ऑर्डर अगेन। अगेन मतलब कि भाई ये बर्निंग प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि मान लो सपोज आपने ज्वेलरी बना दी, आपने एक क्वालिटी ब्रांड भी बिल्ड कर दिया, जो कि ब्रांड क्या होता है ना, ये चलता रहता है, ये आदमी के दिमाग में छप जाती है चीज़ें, चलता रहता है। तो अब मान लो मेरे पास कस्टमर बार बार कैसे आए। अब मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे पास कस्टमर बार बार कैसे आए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है। अगर आपके पास कस्टमर बार बार नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा, रिटेंशन नहीं हो रहा कस्टमर, तो भी आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है, आप निगेटिव स्पायरल में जा सकते हो, क्योंकि कस्टमर का रिपीट होना ही आपके लिए बड़ी बात होती है। अब ये जो प्रॉब्लम्स है, इसका सोल्यूशंस क्या है? इसका सबसे बड़ा सोल्यूशंस है कि भाई कलेक्ट डेटा। आपको डेटा कलेक्ट करना है, किसका? कि भाई जैसे बर्थडे होते हैं, है ना, वाइफ बर्थडे होते हैं, एनिवर्सरीज होती है, कोई स्पेशल ओकेशन होते हैं कुछ, है ना, उनकी स्पेशल अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना है? डेटा इकट्ठा करना है। अब डेटा इकट्ठा करने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि कस्टमर वेल एंड मेक देम फील स्पेशली। आपको क्या करना है? उसको स्पेशल फील कराना है। अब स्पेशल फील कराने का अगर मैं तरीका बताऊँ तो देखो, हर कंपनी के अपने पैटर्न होते हैं। कुछ लोग अच्छा बिहेव करते हैं, कुछ लोग अच्छे ऑफ़र निकालते हैं, कुछ लोग अच्छी स्कीम्स देते हैं, कुछ लोग अच्छा डिस्काउंट देते हैं, कोई कुछ भी देता है। वो तो आपके ऊपर है कि भाई आप क्या डिलीवर करोगे ताकि कस्टमर बार बार आपके पास आए। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर रिपीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कस्टमर रिपीट नहीं होगा तो दिक्कत है आपके लिए, ये भी आपको प्लान करना है। अब उसके बाद दिस विल मेक द क्लाइंट पे मोर मनी। अगर मान लो आपने ये रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल क्रिएट कर दिया, आपने कस्टमर को अपने पास बार बार बुलाना शुरू कर दिया, तो ये आपके बिजनेस के लिए भी और आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अब चलते हैं हाउ टू मोटिवेट कस्टमर्स फॉर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। ये एक बहुत क्रिटिकल टूल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। एक बंदा है जिसका अर्ली स्टार्टअप है, इनिशियल स्टेज का स्टार्टअप है, जो बहुत ज़्यादा पैसा किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं दे सकता, किसी एक्टर को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसा होता है वो तो किसी अच्छे ब्रांड से, अच्छे इन्फ्लुएंसर से अपनी मार्केटिंग करा सकते हैं, लेकिन एक बच्चा किससे मार्केटिंग कराएगा? बच्चे के पास तो ना तो इतना पैसा है, और बेचारे ने जैसे तैसे करके हो सकता है 1-2 लाख रुपए कर्जा लेके कहीं पे स्टार्टअप शुरू किया हो। तो उस केस में आपको क्या करना है कि भाई अपने कस्टमर को मोटिवेट करना है। आपको क्या करना है? अपने कस्टमर्स को कैसे मोटिवेट करना है ये समझना है। क्योंकि अगर आपके कस्टमर ने वर्ड ऑफ माउथ आपकी बढ़ाई शुरू कर दी तो आपको किसी के प्रमोशन की ज़रूरत नहीं होगी। आपको किसी भी जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो भी काफ़ी पैसा लेके एडवर्टाइजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके कस्टमर्स ने ही आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग शुरू कर दी। इसमें आप बहुत ध्यान से समझना जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। यू कैन यूज़ दोज डिज़ाइन फॉर योर नेक्स्ट प्रोडक्ट। आपके मन में हो सकता है कोई ऐसा कुछ आ रहा हो, लेकिन मैं एक बहुत क्रिटिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत क्रिटिकल। मान लो आप कुछ भी बनाते हो, आपका प्रोडक्ट चाहे कुछ भी, आपको क्या करना है? एक सॉलिड मोटिवेट करने के लिए अपने कस्टमर को कि वो वर्ड ऑफ माउथ आपकी बढ़ाई कर दे। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ये बताना है कि सर, अगर आपको कुछ चीज़ बहुत पसंद है, आपको कोई डिज़ाइन बहुत पसंद है ना, तो हम क्या करेंगे? आपके द्वारा दिया गया डिज़ाइन प्रोडक्शन करेंगे, मतलब, और वो जो प्रोडक्ट होगा वो आप ही के नाम से होगा। लाइक मैं एक चीज़ बताती हूँ कि भाई आप एक ज्वेलरी की आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम शुरू करने की प्लानिंग किया आपने। अब एक लेडीज़ को कुछ झुमके, कानों के झुमकों का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक आता है, और लड़की का नाम सपोज वेदिका है। अब वेदिका ने आपको बताया कि सर ये डिज़ाइन मेरे नाम से अगर बिकेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसने डिज़ाइन भी दिया और वो वर्ड ऑफ माउथ भी आपकी बढ़ाई करेगी। क्यों? क्योंकि उसी के नाम से वो डिज़ाइन क्रिएट हुआ है, उसी के नाम से वो बिकेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया
उस लड़की के डिज़ाइन को अपने प्रोडक्ट में डिज़ाइन किया और मार्केट में उसी के नाम से सेल करना शुरू कर दिया। तो जब आप कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं तो कस्टमर आपके लिए वैल्यू क्रिएट करता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका, इस तरीके का कोई तरीका आप बना सकते हो जिससे आप कस्टमर को ये राइट्स दे दे कि जैसा आप बनाओगे हम आप ही के नाम से अपने इस प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करेंगे, पोजीशन करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, यू कैन आस्क एनी योर 40 कस्टमर्स। आप क्या कर सकते हो कि भाई कुछ चुनिंदा, कुछ लॉयल, कुछ अच्छे आइडल कस्टमर्स की एक लिस्ट बनाए, 40, 50, 100 जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, और उनको ये ऑफ़र दें, उनको ये ऑफ़र दें। अब वो 40-50 कस्टमर्स के बीच जब बातें चलेगी तो उसमें से हो सकता है 4 डिज़ाइन, 5 डिज़ाइन, 10 डिज़ाइन, 20 डिज़ाइन आपके पास यूनिक आ जाए, बहुत यूनिक। और क्योंकि वो कस्टमर के नाम से बिक रहा है तो डेफिनेटली कस्टमर बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। तो ये कुछ यूनिक तरीके होते हैं जो आप लोग भी अपने एग्जीक्यूशन में ला सकते हो। तो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ अगर चीज़ें चल गई, अगर मान लो किसी लेडीज़ को समझ में आ गया ये तो मेरे नाम से ही बिक रहा है, मेरे ही डिज़ाइन है, मेरा ही पसंद किया हुआ और मुझको ही खरीदना है, 10 लेडीज़ों को और खरीदवाएगी, समझ रहे हो? तो कुछ इस तरह का कुछ आप ऐसा काम कर सकते हो कि अपने कस्टमर्स को मोटिवेट कर सकते हो कि वो वर्ड ऑफ माउथ आपकी मार्केटिंग कर सके। अब यहाँ नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, दिस विल अट्रैक्ट ए लॉट। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर कोई मैं भी हूँ और मुझसे कोई बोले कि यार कुछ यूनिक दे दो, कोई डिज़ाइन दे दो या नाम दे दो, और मेरे नाम से कुछ बिकने लगे किसी दुकान पे, तो मैं भी काफ़ी हैप्पी रहूँगा। तो काफ़ी यूनिक चीज़ है कि आप इस तरीके से भी अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो वर्ड ऑफ माउथ आपकी मार्केटिंग शुरू कर सकें। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको कुछ नो स्केल चेकलिस्ट देने वाला हूँ जिसमें 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नो स्केल चेकलिस्ट जिसमें 8 बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स है, जिससे आप समझ पाओगे बेसिकली, यानी कि डाउन टू अर्थ। जब आप नया स्टार्टअप शुरू करते हो, जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो, जब आप शुरुआती दौर में होते हो, उस टाइम इन 8 के 8 पॉइंट्स को गांठ बांध लेना, आप कभी भी फेल नहीं होगे, ये मेरा वादा है आपसे, कभी भी। अब चलते हैं, पहला पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट्स है एनरोल यूज़र मैनुअल। आपके प्रोडक्ट के, आपकी सर्विसेज के, आपके सॉल्यूशंस के जो भी यूज़र हैं, जो भी उसको यूज़ करने वाले हैं, आप उनको मैनुअली एनरोल करो। मैनुअली मतलब उनके साथ खुद मिलो, बैठो और मैनुअली एनरोल करो एक एक चीज़। अगर फ़ोन कॉल भी करना है तो आप खुद ही करो, सेल्स कॉल करनी है खुद करो, फॉलोअप करना है खुद करो। उनको जब एनरोल करो तो मैनुअली, है ना, किसी सिस्टम के थ्रू। इनिशियल स्टेज में मत करो, बाद में जब स्केल करोगे तो फिर तो आप चाह कर भी नहीं कर सकते ना, फिर तो आपको बड़ा सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इनिशियल स्टेज में आप मैनुअली करो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, आपकी फाउंडेशन, आपका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मेक यूज़र्स वेरी हैप्पी। अपने यूज़र्स को जितना ज़्यादा हो सकते हो, जितना ज़्यादा हो सकते हो उतना हो सकते हो। यूज़र्स भी ये समझ ले कि यार ये तो मैंने ज़्यादा पैसे दिए थे 100 रुपये और मुझको 1000 रुपये की वैल्यू दे रहा है बंदा, या 2000 की वैल्यू दे रहा है, या 10,000 की वैल्यू दे रहा है। इतना खुश रखो कि क्लाइंट से बाद में उसके रिलेशन आपके से फैमिली रिलेशन हो जाए, वो आपके सिवा कहीं जाए ना, कि आंखों पे सिर्फ और सिर्फ आपका चश्मा, आपकी पट्टी आ जाए कि यार उससे बढ़िया सर्विस मुझे नहीं मिली। चाहे वो एटीट्यूड में हो, चाहे वो डिस्काउंट में हो, चाहे कोई ऑफर्स हो, या जो भी आप करना चाहो अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए। बहुत सारी कंपनियां क्या क्या करती है सब जानते हो आप ऐसा नहीं है कि नए हो, बिजनेस अगर शुरू कर रहे हो या करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ये भी पता है कि भाई कौन कौन सी कंपनी क्या करती है, कैसे करती है अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए। आप भी करो, आपको किसी ने रोका थोड़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट, रिमेंबर स्टार्टअप्स आर फ्राइजल। एक चीज़ को ध्यान रखना, स्टार्टअप क्या होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह जहाँ पे कांच का सामान होता है वहाँ पे लिखा होता है हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल हैंडल विद केयर, मतलब वहाँ पे टूटने का डर होता है। तो जो आपका स्टार्टअप है ये बहुत ज़्यादा नाजुक स्टेज में होता है। जब आप इनिशियल स्टेज में होते हैं
तो अपने स्टार्टअप को बहुत संभाल के लेके चलना है, बहुत ज़्यादा संभाल के लेके चलना है। गलती से भी कोई ऐसी गलती अगर आपको करनी भी पड़ जाए जो इनिशियल स्टेज में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब स्केल करोगे तो गलती करने का चांसेस, अगर आपने उठा लिया या रिस्क उठा लिया तो सिंपल सी बात है बहुत नुकसान में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत केयरली आपको शुरुआत करनी है और सोच समझदारी के साथ, क्योंकि बहुत नाजुक मोड़ होते हैं। बहुत जल्दी आप डिमोटिवेट हो जाते हो, बहुत जल्दी आप काम दाम बंद करके अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेते हो। तो इसको बहुत ध्यान से करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इट इज़ वेरी गुड सर्विस। कि भाई आपको क्या करना है, आपको सर्विस बहुत सॉलिड देनी है, जितना ज़्यादा हो सके ना सर्विस में पर्सनली इन्वॉल्व हो जाए। सर्विस, मान लो आपके साथ 2-3 बंदों की टीम है या आप इंडिविजुअल हो, अभी कोई ज़्यादा बंदों की टीम नहीं है, तो पर्सनली सर्विस, उसको इतनी ज़्यादा सर्विस दो उन बंदों को। आप वो बोले रात को 10 बजे तो 10 बजे रेडी रहो। स्टार्टिंग में कोई टाइम की वो मत करना, क्योंकि यहाँ पे जब आपकी फाउंडेशन बनती है ना तो बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनती है। एक ट्रस्ट लोगों के दिमाग पे छप जाता है कि इससे अच्छी सर्विस कोई नहीं देगा, ठीक है। वो उसी तरीके से जब आपकी एब्सेंस में आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे सर्विस जाने देंगे ना, तो आपकी की गई मेहनत ही वहाँ पे रंग लाएगी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं सर्विस करने कोई भी आए, लेकिन कंपनी किसकी है? कंपनी योगेंद्र की है, या कंपनी अनिल की है, या कंपनी सुनील की है, या कंपनी अजय की है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अजय वो लड़का है जो रात को 10 बजे भी 11 बजे भी मेरे यहाँ पे काम करेंगे। अजय गलत बंदा सेलेक्ट नहीं करेगा, या सुनील गलत बंदा सेलेक्ट नहीं करेगा। तो सर्विस में 1-2 साल आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो पीछे मत हटना। अब नेक्स्ट चलते हैं, चूज ए नैरो मार्केट। इनिशियल स्टेज में आप एक नैरो मार्केट को ही चूज़ करना, छोटी मार्केट को, क्योंकि देखो सारे काम जब आप ही करोगे तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप भागा दौड़ी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे कि भाई आपको पता लगा 30 किलोमीटर पे सर्विस देने जाना है, तो आपका आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो स्टार्टिंग में जब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, जब कोई आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले छोटी मार्केट को चूज़ करना जो आपके 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में आती है, 1.5-2-5 किलोमीटर के, जहाँ पे आप फटाफट काम कर सको। आपको 24 घंटे भी काम करना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इनिशियल स्टेज में ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ज़्यादा बड़े मार्केट को कवर करने की प्लानिंग गलती से भी मत करना। छोटे से एरिया को कवर कर लो, छोटे से एरिया को पहले बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर दो। वर्ड ऑफ माउथ इतना स्केल कर जाओगे कि वही लोग आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस देने के लिए तत्पर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बिजनेस देने के लिए उतारू हो जाएंगे कि नहीं यार काम तो तुमसे ही कराना है। समझ लो, इनिशियल स्टेज में बहुत छोटी सी मार्केट को कवर करना, उसको सेटिस्फाई करो, थोड़ा सा बड़ा करो, क्योंकि तब आपके पास फंड भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, और आप 2-4 बंदे भी हायर कर पाओगे थोड़ी बड़ी मार्केट को कैप्चर करने। गलती भी मत करना, इनिशियल स्टेज में बहुत छोटी मार्केट को कैप्चर करके चलना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, डू द वर्क योरसेल्फ। आपको क्या करना है? खुद को काम करना है, अपने आप से काम ज़्यादा कराना है, अपनी टीम से कम खुद ज़्यादा करना है। जितना हो सके खुद काम करो अपने आप। आपको सेल्स कॉल करनी है, खुद करो, फॉलोअप करना है, खुद करो, कस्टमर मीट करनी है, खुद करो, वर्चुअल मीटिंग लेनी है, खुद लो, प्रेजेंटेशन दिखानी है, खुद दिखाओ। जितना ज़्यादा आप अपनी कंपनी को, अपने स्टार्टअप को खुद समझ लोगे, उतना दूसरा बंदा नहीं समझ पाएगा। और क्योंकि आप खुद इतने पावरफुल हो जाओगे तो सामने वाले बंदे को 10 साल बाद भी आप ये समझा पाओगे कि मैंने ये ऐसे खड़ी की थी ये कंपनी। ये होता है यहाँ पे, ये सर्विस दी थी मैंने रात को 12 बजे। आप अपने एम्प्लॉय को फुल कॉन्फिडेंस में बोल दोगे कि मैंने रात को 12 बजे तक सर्विस दी है, और तुम बोल रहे हो कि सर्विस नहीं दे पाऊँगा, क्या करूँगा क्या फिर मैं ऐसे एम्प्लॉय का। तो इनिशियल स्टेज में जैसा आप करोगे वैसा ही फिर आपके जो स्टाफ्स होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको भी जो आपके एसओपीज़ होते हैं, जो आपके बनाए हुए सिस्टम होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में जैसा आप करोगे खुद, जितना ज़्यादा आप खुद करोगे उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे रहोगे, ठीक है। तो खुद काम करने की आदत डालें, खुद करें मैक्सिमम जो भी करना है। बी देयर एडवाइज़र। आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, आप उनके एडवाइज़र बन जाए, उनके कंसल्टेंट बन जाए।
उनको हर एक चीज़ के बारे में जितना आप जानते हो, अगर आप नहीं जानते तो गलत एडवाइस गलती से भी मत करना, लेकिन जिस फील्ड में आपको नॉलेज उनसे बेहतर है उस फील्ड में उनको एडवाइस करो और सॉलिड सोल्यूशन दो। सॉलिड उसको लगे कि यार ये बंदा अपने फील्ड के साथ साथ दूसरे फील्ड की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। कंसल्टेटिव सेल्स अगर आपको बनना है तो कंसल्टेटिव सेल्समैन बनो या कंसल्टेटिव एडवाइज़र बनो। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, आपकी बात में भी जो हो ना उसको अपना फ़ायदा नज़र आना चाहिए। आपकी बात में भी आपके कस्टमर्स को उसका फ़ायदा नज़र आना चाहिए, आपका फ़ायदा नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि एडवाइस अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, वो सलाह नहीं लेगा, वो सुनेगा ही नहीं आपकी कि एडवाइस आप तो चला अपने चक्कर में लगे हुए हो, उसकी थोड़ी दिक्कत है। तो एडवाइस अगर करो तो ऐसे करो कि उसको अपना फ़ायदा नज़र आए, मेरा फ़ायदा हो रहा है यार, ठीक है। तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट था। अब हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है अवॉइड बिग लॉन्चेस। जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो, जब आप शुरुआती दौर में होते हो, तो जो बिग लॉन्चेस होती है, जो बड़ी लॉन्चेस होती है, वो होती है जब आप 4-5 साल अपने आप को मार्केट में बहुत अच्छे से रगड़ लेते हो और अपने आप को बहुत मजबूत बना लेते हो, हर कंडीशन में अपने फील्ड के मास्टर हो जाते हो। तब आती है स्केलिंग की बारी, स्केल करने की बारी। अभी इनिशियल स्टेज में क्या आपको 2 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, 6 महीने नहीं हुए और आपने बिग लॉन्च शुरू कर दी, उससे क्या है, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, आपको परेशानी आ सकती है। नए मार्केट के लोग आपसे आएंगे, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे किसी चीज़ के बारे में, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको खिलाड़ी बनना है, बहुत मजबूत बनना है अपने फील्ड का, और उसके बाद आप बिग लॉन्चेस करेंगे। तो ये क्रिटिकल 8 फैक्टर्स थे, 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो नो स्केल चेकलिस्ट के पॉइंट्स होते हैं कि इनिशियल स्टेज में आपको स्केल के बारे में नहीं, आपको अपने आप के बारे में सोचना है कि मेरा जो स्टार्टअप है उसकी फाउंडेशन के बारे में सोचना है, ठीक है। तो नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर का सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा और आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अगर मेरी ये चैप्टर 4 आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 5। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चैप्टर है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर 5 को मिस मत करना, इसमें और अमेजिंग नॉलेज आपको मिलने वाली है, बहुत ज़बरदस्त। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर।